नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम और आज हम बात करेंगे पीडीपी और गुपकार गठबंधन को लेकर, क्योंकि लगातार सुबह से ही ये खबर सुर्खियां बटोर रही है। पहले उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयानबाजी, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बयानबाजी और उसके बाद आप देखिए एक एक पिक्चर को क्लियर करने की कोशिश की गई, लेकिन पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है। सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना है, उसके बाद गुपकार गठबंधन को लेकर भी बात करेंगे कि क्या कुछ वहां पर सूरत हाल बनता रहा और घमासान बनता रहा। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पहले सुन लीजिए। आप तो चाहेंगे ही कि पीएचडी बंद हो जाए, उसका दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी रेजोल्यूशन कर सकती है, मगर फाइनल फैसला तो जब इलेक्शन आएगा तब होगा। खिलाफ बयान आएंगे, बर्दाश्त का मादा पैदा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। दो चीजें याद रखिएगा सबके लिए जी, एक बर्दाश्त, दूसरा सब्र, और तीसरा अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रखिए। उमर साहब खुद समझते हैं क्या करना है। सवाल इस बात का, मैंने आपसे कहा जी, इस चीज का फैसला होगा जब इलेक्शन आएंगे। अभी से आप लोग फैसला करने लगे हैं, कैसे होगा, उस वक्त क्या स्थिति होगी, उस वक्त क्या हालत होगी रियासत की, उस वक्त देखना है। चलिए, तो आपने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहां पर किस तरह से अपनी स्टेटमेंट जारी करते हुए नजर आए कि आप खुद चाहते हैं कि पीएचडी का दरवाजा बंद हो जाए, लेकिन वो आप कौन है अब इसी पर मंथन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि कुर्सी का खेल किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो चुका है और एक साथ चुनाव लड़ने वालों ने अब यहां पर किनारा कर दिया है। गुपकार गठबंधन मिलकर लड़ेगा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, इस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का ऐलान था। और अब किस तरह से बयानबाजी हुई है, क्या कुर्सी का पूरा खेल है यहाँ पर, क्या कुर्सी की वजह से ही पूरा घमासान है, क्या कश्मीर में खत्म हो जाएगा गुपकार गठबंधन। और जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है, क्या चुनावों में 90 सीटों पर अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी और क्या गुपकार पर खतरा मंडराने की अब गिनती शुरू हो चुकी है। और कब और कैसे गुपकार गठबंधन बना था, जरा वो समझ लीजिए। धारा 370 हटाए जाने के बाद इसका गठन किया गया, 370 के बाद एक महागठबंधन देखा गया और पीएचडी को 5 पार्टियों यानी एनसी, पीडीपी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम और सीपीआई को मिलाकर ये बड़ा गठबंधन बनाया गया था, जिसमें अलग अलग पार्टियों के नेता एक मंच पर एकजुट होते हुए नजर आए थे। और गठन के पीछे का मकसद धारा 370 की बहाली बताया गया कि धारा 370 की बहाली यहां पर की जाएगी और सभी 90 सीटों पर लड़ने की बात भी कही गई। इससे पहले डीडीसी इलेक्शन भी देखे गए, लेकिन उन सब से अब आप देखिए विधानसभा चुनावों में किस तरह से काम होगा। नेका सांसद जो कि हसनैन मसूदी है, वो कह रहे हैं कि पीएचडी का भी चुनावी गठबंधन यहां पर हुआ ही नहीं है। और अब किस तरह से विचारधारा बदली है वो देखिए। हम विचारधारा के आधार पर एक साथ आए और कभी चुनाव गठबंधन यहां पर नहीं हुआ था, यानी सिर्फ और सिर्फ सहमति तो रखी गई, लेकिन चुनावों को लेकर कोई भी सहमति सामने नहीं रखी गई। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर किस तरह से गुपकार गठबंधन जो है वो यहां काम करेगा, क्योंकि यहां विचारधारा की भी बात आ गई है, पार्टी को लेकर भी बात आ गई है। और इस बीच में अब गठबंधन के अंदर किस तरह से यहां अटकलें लगाई जा रही हैं, पैनल के पास आपको लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। उनके साथ शिवसेना से स्पोक्सपर्सन मुनीर सानी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत। पीडीपी पार्टी से स्पोक्सपर्सन वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उनके साथ साथ अपनी पार्टी के भी स्पोक्सपर्सन यासिर खान हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अब आपको बताते चले कि जिस तरह से गुपकार गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, तो सबसे पहले हम पीडीपी पार्टी से ही बात करेंगे। वीरेंद्र जी, पहला सवाल आप ही से है कि पीडीपी पार्टी जो एक बड़ा दावा करती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एकजुट होकर एक गठबंधन तैयार किया हुआ है और आगे भी काम किया जाएगा, लेकिन आज तस्वीरें कुछ और ही देखी गई, स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं, लेकिन जरा क्लियर कीजिए। देखिए, ऐसे है कि एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पीएचडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी 3 पार्टियां हम इकट्ठे हैं। पीएचडी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा गठबंधन है। हम ये कहते हैं कि ये पीपल अलायंस और गुपकार डिक्लेरेशन, हमने पहले भी बहुत बार कहा है कि हम किसी कुर्सी के खातिर या चुनाव लड़ने या चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ये गठबंधन थोड़ी है। हमने जिस वक्त ये पीएचडी बनाया था उस वक्त तो चुनाव की तो बात ही दूर है, आज भी चुनाव की बात दूर है। ये गठबंधन बना है, ये अलायंस जो बना है, ये जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है, जो हमारा हक हकूक हमसे छीने गए हैं,
उसकी बहाली के लिए ये गठबंधन है। इलेक्शन जब आएंगे तब बात होगी, तब देखा जाएगा। अभी तो इस प्रकार का कोई नहीं। और उससे पहले भी आप देख लीजिए कि पीएजीडी बनाया गया था जो 5 अगस्त 2019 से पहली पोजीशन को बहाल कराने के लिए। उसके लिए हमने कानूनन लड़ाई लड़नी है, सड़क पर लड़ाई लड़नी है, जहां चुनाव में लड़ाई लड़नी है। वो टाइम आने पर जैसे जैसे होगा उसके ऊपर फैसले होते जाएंगे। लेकिन ये गठबंधन की कोई दीवारें इतनी कमजोर नहीं है, ना कुछ तंद इतने कमजोर हैं। दोनों बड़ी पार्टियां और जम्मू कश्मीर की और भी बहुत सारी पार्टियां एक मुद्दे को लेकर इकट्ठी हैं कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है उस बेइंसाफी के साथ। दो बड़ी पार्टियां हैं, गठबंधन को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए आशा जी, ऐसा है कि जब ये पीएजीडी अभी भी अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले जब ये गुपकाल के गलियारों में बैठकर इन सब ने वो कस्मे वादे एक दूसरे के साथ लिए थे कि साथ रहेंगे, साथ ही चलेंगे, साथ ही सब कुछ निभाएंगे, तो इनकी बात तो लोगों में तभी पूरी हो गई जब डीडीसी के चुनाव आए। उससे पहले की कस्मे वादे इन्होंने सब जुटला दी और एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट्स प्लेस किए और ये सबके सब इकट्ठे मिलकर जो करना चाहते थे वो ना कर पाए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उठी उसके बाद। भली भांति हम जानते हैं क्योंकि इनके पीएजीडी का अगर आप पुरानी हिस्ट्री निकाल के देख सकते हैं तो किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने, ये जो पीडीपी पार्टी है ये तो आई ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो भी उनकी नाकामियां रही उसको कवर अप करने के लिए उनके अगेंस्ट एक दल बनाया गया था। जितनी नाइंसाफियां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के लोगों के साथ की थी, उन नाइंसाफियों से लोगों को निजात दिलाने के लिए, जो हक हकूक उनसे छीने गए उनको निजात दिलाने के लिए ये पार्टी खड़ी हुई थी। लेकिन आज तो बड़े दुख की बात है जब ये पार्टी वहां पर उनके साथ बैठकर ये सारे के सारे काम करती है और डीडीसी चुनावों में उन्होंने बता दिया कि हमारा मुद्दा कोई भी एक दूसरे के साथ जो है वो साझा मुद्दा नहीं है, केवल और केवल हमारी एक ही बात है कि सत्ता किस तरह से प्राप्त की जाए। और वो भी इनके कहीं ना कहीं बातें जो है जुटलाई जाती हैं जब इनके आपके सामने बात आती है। इन्हीं की इतनी बड़ी नेता हैं, खैर इन्हीं की पार्टी के लीडर भी हैं, सब कुछ ही हैं। उन्होंने ही किसी टाइम पे जो पीएजीडी में फारूक साहब है उनके ऊपर कितना बड़ा उन्होंने एक जो इल्ज़ाम लगाया था जो बाद में प्रूव भी हो रहा है कि उन्होंने 135 करोड़ का जो है क्रिकेट स्कैम किया। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उसको उजागर किया था। आप मुझे पता है जिस पर आपने इल्जाम लगाया और इसका मतलब कहीं ना कहीं वो झूठा इल्जाम तो था नहीं क्योंकि अब तो प्रूव भी हो रहा है वो सब कुछ। आप उसके साथ ही कैसे बैठ सकते हैं जिसके खिलाफ आपने इतनी बड़ी बात की? वीरेंद्र जी देखिए ऐसे यासिर जी फिर आपके पास आऊंगी और सारे जी आपके पास। देखिए एक बात बड़ी सीधी सी है कि पीएजीडी जो गठबंधन है वो कुर्सी के लिए नहीं है। हमें ना कुर्सी की लालसा पहले थी ना आज है। हमारे लीडर ने तो पहले ही कह दिया है कि हम कुर्सी के लिए या चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इसमें नहीं है। बात जहां तक आज जम्मू कश्मीर के हालात की है कि पीएजीडी जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी इसलिए था कि जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसको रोकथाम करने के लिए। और यहाँ बात की डीडीसी इलेक्शन की बात हुई। भाई डीडीसी इलेक्शन में आप देखिए पीएजीडी में पीडीपी भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बहुत सारी, तब पीसी भी हमारे साथ ही, पीपल कॉन्फ्रेंस। तो हमने मिलकर जब जो चुनाव लड़ा तो आंकड़ा आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो पीएजीडी के पास भी नहीं पहुंची। हाँ वो अलग बात है, उसमें जितनी पार्टियां थी उनको टिकटें दी, पीडीपी ने जितनी भी टिकट ली और 95% लोग हमारे वहां से जीत कर आए। हम ये कहते हैं कि ये सत्ता की लालसा नहीं, पूरी तरह से खेल नहीं था। यासिर जी देखिए ये एक जो पीएजीडी है ये अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इकट्ठे हुए थे और आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो अटानमी और सेल्फ रूल की ये बात करते थे, आप ये कहते हैं आप सब्र कीजिए और पेशेंस रखिए। तो जब ये इकट्ठे होने का मकसद इनका था कि 37035A को वापस लाएंगे। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, ये लोगों को डिसीव कर रहे हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर वाकया में ये पीएजीडी गठे नहीं थे, आप ये कहते हैं इलेक्शन की बात करते हैं, तो आप देखें इनका डीडीसी में अलायंस में ये इलेक्शन लड़ा है। बहुत सारी सीट्स में आप देख लें जहां पर एनसी के कैंडिडेट थे, पीडीपी वाले सपोर्ट कर रहे थे और उनका इलेक्शन सिंपल था। तो इसका मतलब ये लोगों को ब्लफ कर रहे हैं क्योंकि तब तो इन्होंने गठे होकर इलेक्शन लड़ा और अब ये स्टेटमेंट जो है डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इनको सिर्फ अपने, अगर इनको इतना ही लगता है कि लोग इनके काज के लिए सपोर्ट करते हैं, अगर करते हैं तो किसी भी मुद्दे पर पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए कॉल दें, फिर पता चल जाएगा कि वाकया लोग इनके साथ हैं या नहीं। मीट में शिवसेना भी इस बार हिस्सा बनी गुपकार का। देखिए पहले तो मैं ऐतराज जाहिर करूंगा जो आपने ग्राफिक्स दिखाए अपने टीवी चैनल पर, उस ग्राफिक्स के अंदर आपने 370-35A बहाली की बात की जो गुपकार गठबंधन का इशू है, मगर उसके अंदर पिक्चर्स दिखाई गई सर्वदलीय बैठक की। ठीक है, कृपा करके इसको ठीक कीजिए क्योंकि हम 370 जो हक में थे, 370 हटनी चाहिए थी। ये वंदनीय बाला साहब जी ठाकरे का भी ऑल पार्टी मीटिंग की तस्वीरें चलाई गई। ऑल
पार्टी मीटिंग की आपने तस्वीरें जो है चलाई, वो गुप्कार मगर- गठबंधन की ही थी सर। नहीं नहीं, बिल्कुल ऑल पार्टी की तस्वीरें थी, उसके अंदर हमारी भी कांग्रेस थी, हमारी भी शिवसेना तस्वीर थी, और सिर्फ उसके शिवसेना अंदर को आपत्ति हुई है, बिल्कुल नहीं कांग्रेस थी, को नहीं उसके आपत्ति अंदर हुई है। एक क्या आप एजेंडे वहां पर गुप्कार का हिस्सा बनने नहीं गए थे? बिल्कुल नहीं बनने गए थे। वो सर्वदलीय बैठक थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई थी। ये कृपया अपने व्यूवर्स को ये गुमराह करना बिल्कुल टोटली चैनल बंद करे, क्योंकि वहां पर मात्र एक एजेंडे पर बात हुई थी। वो एजेंडा था गैर स्थानीय लोगों को, बाहरी 27 लोगों साल तक को बीजेपी के जो साथ वोट काम का- किया, उसके बिल्कुल। बाद गुप्कार के साथ जुड़ने का क्या मकसद था? देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, जनता की आवाज उठाना। जब तक बीजेपी जनता की आवाज उठाती थी, हम बीजेपी के साथ थे, 27 साल अपने साथ रहे। क्या आज मगर बीजेपी ने सत्ता के जनता की घमंड- आवाज बिल्कुल, उठाना बंद सत्ता कर दिया के है? घमंड अभिजीत, के अंदर आज इस बात पर आपकी प्रतिक्रिया, सत्ता क्या के घमंड बीजेपी पर ने इतना अब चूर हो जनता चुकी की है आवाज को कि जम्मू दबाना कश्मीर शुरू कर की दिया है आवाम क्या? के साथ बिल्कुल नाइंसाफी ठीक हो है। रही है। अब जम्मू ठीक है, कश्मीर की ठीक है मनीष जी। अभिजीत जी, क्या बीजेपी ने जनता की आवाज को दबाना शुरू कर दिया है कि शिवसेना अब किनारा कर गई है बीजेपी से? जनता की आवाज़ कौन उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा, जो जनता के प्रतिनिधि हैं वही आवाज़ उठाएंगे। जिन्हें जनता ने भरपूर वोटों से जिताया, बीडीसी डीटीसी पंच सरपंचों में जिताया, वही जनता के नुमाइंदे होते हैं। वही बात करें तो अच्छा भी लगता है। अब रही बात, जो अगर आप शिवसेना की आप करें तो मुझे बड़ा दुख पहुंचा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा इसमें, कि बड़ा वहाँ पर दो एक तरफ तो फारूक साहब थे, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती साहिबा थी। इनको याद होना चाहिए, शिवसेना यानी कि प्रभु शिव के नाम पर बनाई गई सेना, वही उसमें देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी इन गुपकार के लोगों को अपनी बैठक के अंदर बुलाया था। बीजेपी के मेरे भाई को यह भी नहीं भूलना चाहिए, यही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां गए थे, यही महबूबा मुफ्ती वहां गई थी, और कश्मीर से इनको प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल आमंत्रित किया था। और उस समय ये जाते समय भी इन्होंने रास्ते की, अगर जो इन्होंने बाइट दी गई थी उसमें 370 बहाली की बात की गई थी। मेरे बीजेपी के भाई ये भूल चुके हैं। और रही जम्मू में जनता की आवाज उठाने की बात, वो इनसे अच्छा मैं आपको बताता हूं। आज ही जो जम्मू के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जम्मू की आवाज को जो दबाया जा रहा है, कश्मीर के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, आप बताइए जम्मू के अंदर 4 चौराहों पर धारा 144 लगा दी जाती है। क्या वहां पर किसी तरह का आंदोलन हो रहा था? 2008 से 13 तक पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तीनों अपना सत्ता के अंदर सुख भोग रही थी। देखिए, उस वक्त क्या शिवसेना को याद नहीं आया कि उस वक्त किस तरह से काम किया गया? हम लोगों ने ही तब क्या आवाज जनता उठाई की आवाज को थी। जब सुना ये गया था? 370 बहाली की बात करते थे, हम सड़कों पर निकलते थे, बीजेपी के लोग नहीं निकलते थे। जब यही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री जी को चैलेंज किया था कि लाल चौक पर तिरंगा लहरा के दिखाओ, 8 शिव सैनिक मेरी नेतृत्व के अंदर लाल चौक पहुंचे थे, वहां झंडा फैलाया था। बीजेपी के तमाम नेता उस समय अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। अगर गुपकार की ऑल पार्टी मीट हुआ है, वो गुपकार गठबंधन ही कहलाया था। उस वक्त किसी ने कोई किनारा नहीं किया, कोई बयानबाजी सामने नहीं आई। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, शिवसेना की तरफ से कह दिया गया कि हम यहां पर आम जनता की भलाई के लिए पहुंचे थे। क्या गुपकार गठबंधन अभी भलाई शुरू कर गया और बीजेपी भलाई नहीं कर रही है? किस तरह से ये सवाल है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है, इसको समझना कि ज्यादा उलझे वाली बात ही नहीं है। जो मीटिंग हुई थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के घर पे, ये गुपकार गठबंधन की नहीं, ये ऑल पार्टी मीटिंग थी। क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, बुजुर्ग भी हैं, उम्र में सबसे बड़े हैं। उन्होंने मीटिंग कॉल की थी, उसमें पीपल कॉन्फ्रेंस को भी बुलाया गया था, अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड थी, कुछ नहीं आए। अकाली दल अमृतसर को भी बुलाया गया था। क्या ये गुपकार शिवसेना वहां पहले किनारा कर गए। सुनिए मैं बता कॉन्फ्रेंस के जो सदस्य हैं, मुझे कह रहे हैं कि मुझे पूरा कर देनी मैं सुनिए, मुझे पूरा कर देनी, मुझे जल्दी से इस मुद्दे को मैं आ रहा हूं करना है ना। और वो एक ऑल पार्टी मीटिंग थी जिसमें एक ही मुद्दा था कि जो 25 लाख बाहरी वोटर जो यहाँ इनरोल किए जा रहे थे, उसके ऊपर था। शिवसेना ने उस मीटिंग को अटेंड किया है, इन्होंने अपने हिसाब से अपनी बात की है। देखिए, हर पार्टी का एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है। हमारा अपना एजेंडा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा है, इनका अपना एजेंडा है। लेकिन एक सिमिलर काज के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो तबाही होने जा रही थी, जिसके ऊपर ये सब लोग इकट्ठे हुए, तो उसके बाद तबाही होने जा रही थी। अभिजीत, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जब मैं बोलूं तो कृपया करके बीच में ना बोलें, फिर बात का वो लैब नहीं रहता, लोग समझ भी ना पाते। अगर आपने कुछ बोलना तो प्लीज़ पहले बोल दीजिए। देखिए, मेरी बात जहाँ से छूटी थी मैं वहीं से बात को शुरू करूंगा कि जब मैंने बात किया कि उस मीटिंग के अंदर जब मैंने शिवसेना को देखा तो मुझे ज़रूर दुख पहुंचा। दुख इस कारण पहुंचा कि प्रभु शिव के नाम के ऊपर बाला साहब की आइडियोलॉजी से जो पार्टी आगे चली, वहाँ पर एक नेता ऐसी थी जिसने 2008 में हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें उन्हीं प्रभु शिव भक्तों को बालटाल में अपने सिर पर एक छत बनाने की अनुमति मिली थी। उसके अगेंस्ट उन्होंने सबसे बड़ा ऐतराज़ जताते हुए उनके अगेंस्ट जम्मू और कश्मीर को लड़ा दिया, आपस में हिंदू और मुसलमान को लड़ा दिया। उस पार्टी के साथ जब
इन्होंने स्टेज साझा किया, बहुत दुख की बात है। बाला साहब की आत्मा भी बहुत दुखी हुई होगी देखकर ये सब चीज़ों को कि क्या मैंने इसलिए पार्टी बनाई थी कि आज यहाँ पर हाल पहुँच जाए कि उन्हीं लोगों के साथ ये लोग बैठ जाए। ये तो बाला साहब ही बेहतर बता सकते हैं जहाँ भी वो स्वर्ग में होंगे। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि ये किस तरह से लोगों की आइडियोलॉजी की बात करेंगे। जिस गुपकार में ये लोग बैठ के ये मीटिंगें करते हैं, उस गुपकार में तो एक आम आदमी जा ही नहीं सकता, एक आम कश्मीरी नहीं पहुंच सकता, एक आम डोगरा नहीं पहुंच सकता। वहां पर बैठ के ये लोगों की बातें करें और किस हित की बात करेंगे? मुझे बताएं कौन से हित की बात इन्होंने आज तक की है। मैंने जब आपसे बात किया, जिस 370 के आंकड़े आपको ये पेश करते हैं, उसी 370 की आड़ में तो उन सब लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया आज तक दबाया, अपनी जेबों में डाला। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि वो कहां पर गए, उनके साथ कौन से आम लोग खड़े? दीजिए जवाब, कहां पर गए? जी, मुझे बताइए बाला साहब जी ठाकरे की आज भी उनकी आत्मा परेशान है कि आप बीजेपी को इतनी देर से समर्थन क्यों करते रहे, उस पार्टी को समर्थन करते रहे जिसने आज जनता के मुद्दों से पूरी तरह से किनारा कर लिया। ठीक है जी। अब वहां पर जो सर्वदलीय बैठक के अंदर जो एजेंडा था वो मात्र एक एजेंडा था कि 25 लाख वोटर। देखिए, अगर आप पीओजे को वोट का हक देते हैं, अगर आप वाल्मीकि समाज को देते हैं, गोरखा समाज को देते हैं, उन लोगों को देते हैं जो जम्मू के स्थानीय निवासी हैं, 18 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, तो हम उसका स्वागत करेंगे। मगर ये आंकड़ा 25 लाख नहीं हो सकता, ये आंकड़ा 25 लाख नहीं हो सकता। मेरे भाई मुझे बताएं कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी ने वो 25 लाख आंकड़ा कौन सा लिया। देखिए, आज भी हमने एक पत्रकार वार्ता के अंदर सवाल पूछा है कि हमें बताया जाए कि चुनाव आयोग ने क्या क्राइटेरिया तय किया है। कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि बीजेपी के जो सत्ता की लालसा है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब मूविंग वोटरों के सहारे जो है सत्ता पाने। देखिए, जनता इस समय, जम्मू कश्मीर की जनता, आवाम बीजेपी से घोर निराशा से जूझ रही है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। और ये भी भांपते हैं, ये भांप चुके हैं जनता की नब्ज को कि जनता इस समय स्थानीय लोग इनको वोट देने वाले नहीं है। निर्वाचन आयोग तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर निर्वाचन चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है, मैं मानता हूं, मगर उसकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए इंफॉर्मेशन डायरेक्टर ऐड देते हैं अखबारों में। ये उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से क्लैरिफिकेशन किस तरह सामने रखी गई कि वोटर किस तरह से है, और एक सख्ता वर्ड उसमें इस्तेमाल में लाया गया था कि 25 लाख वोटर हो सकते हैं। सकते में बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, एक्चुअल फिगर किसी को नहीं पता है। यासिर जी, अब ये है कि जिस तरह से अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं कि पीडीपी के जरिए ही पीएजीडी जो है वो बना था, यानी महबूबा मुफ्ती की तरफ से ही ऑल पार्टियों को अपने साथ जोड़ा गया था और उसके बाद एक गठबंधन तैयार किया गया था। अलग ही एक अपनी बयानबाजी अल्ताफ बुखारी की तरफ से आज सामने आई है। देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने शुरू से ही कहा था कि आप हमारे पास जब 370 गया, 35A गया, कल अगर वो वापस आएगा सबसे ज़्यादा हम ही खुश नसीब होंगे, हम ही खुशी बनाएंगे। लेकिन उसके दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ने तो ये आपको वापस देना नहीं है क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये तो भूल जाएं। दूसरा, हमारा ऑलरेडी सब जुडिशियल मैटर है बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड करना है तो उसके बाद जाकर ये इस चीज़ पे कुछ हो सकता है। तो आप अगर इस चीज़ पर अलायंस करते हैं, जो चीज़ इम्पॉसिबल है, लोगों को आप पहले तो आप बोलते रहे कि हम सेल्फ रूल भी दिलाएंगे, हम अटानमी भी दिलाएंगे, आप तो वो आज तक तो दिला नहीं सके। अलबत्ता जो 370 या 35A था वो चला गया, तो आप कैसे लोगों को गलत उनके जहनों में गलतफहमी क्रिएट कर रहे हो। और सेकंड चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये इसको लेकर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात कर रहे थे, उसमें जो है उसके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो हमारा एक्ट बना था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वो एप्लीकेबल हो जाता है जम्मू कश्मीर में। अब रहा कि कितना फिगर है कितना नहीं है, मैं भी जो इलेक्टोरल ऑफिसर था उसको एग्जैक्ट फिगर पता है या नहीं पता, ये वही बता सकता है इलेक्शन कमीशन। लेकिन इसमें एक चीज मैं कहना जरूर समझूंगा, जो सेक्शन 19 और 20 है उसमें आज तक जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स है, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं, जहां पर कोई ट्रेड कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन उसको आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इंटरप्रिटेशन उसकी नहीं की है। ठीक है, अब यहाँ पीडीपी पार्टी से सवाल है, क्योंकि गुपकार की तरफ से आप बैठे हुए हैं, मुनीर साहनी की तरफ से किनारा कर दिया गया कि वो गुपकार का हिस्सा नहीं थे, वो सिर्फ ऑल पार्टी मीट में बैठे थे जिसमें यहाँ पर वोटर्स को लेकर बात हो रही थी। अपनी पार्टी पहले ही किनारा कर चुकी है, बीजेपी पार्टी अपने ही रास्ते पर चल रही है। अब बच गई गुपकार का हिस्सा पीडीपी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ पर सत्ता में काबिज होने की कोशिश में भी है। क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दौड़ कुर्सी तक की है, जिसमें अब इस तरह से सियासत जो वो सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं है, कुर्सी का हमें कोई लालच नहीं। अगर कुर्सी का हमें लालच होता तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, 6 साल के लिए सरकार थी। लेकिन बात यहाँ ये है कि जो लास्ट मीटिंग मैंने पहले कहा, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के रेजिडेंस पे हुई, वो ऑल पार्टी मीट थी और 25 लाख वोटरों के ऊपर थी। ऐसी ऑल पार्टी मीट प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बुलाई थी, वहां पर भी जो सब लोग गए थे, तो सभी देशद्रोही नहीं हो जाते हैं, सब लोग गए थे वहां पर, जितने भी वो लोग वहां थे बाकी लोग भी वहां थे। अभी मेरे मित्र बात कर रहे थे, शायद ये जवाब सानी साहब को देना चाहिए, चलो मैं देता हूं
ये कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे साहब की आत्मा को उनको बड़ा दुख पहुंचा होगा। भाई जिस बाला साहब ठाकरे जी की जो अमानत थी शिवसेना, जब आपने वो तबाह कर दी अपनी ताकत के नशे के चूर में, सीबीआई ईडी लगा के पैसे देके डरावा करके, जब उनकी पार्टी को तोड़ के आपने सूरत में ले गए, उनकी सरकार को तोड़ के आप गुजरात ले गए, वहां से असम ले गए, तब आपको बाला साहब ठाकरे की याद नहीं है? मेरी बात भी पूरी नहीं हुई। तब आपको दूसरी बात मैं स्ट्रांगली इनसे पूछना चाहता हूं, व्यक्त करता हूं इनकी बात पे, इन्होंने प्रभु शिव का नाम लिया। क्या प्रभु शिव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं? मेरे नहीं है प्रभु शिव, सानी साहब के नहीं है। ऐसी कौन सी बात है? आप कब तक धार्मिक तौर पर कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताइए। एक मिनट, इस बात को यहाँ पर ही रोकना चाहूंगी। धार्मिक तौर पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये, अगर आप राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं तो राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल आप लोगों से है। किसी भी धर्म को लेकर कोई बात नहीं। इन्होंने शुरुआत की ना, मैं धर्म को लेकर बात नहीं होगी। इस पर आपका जवाब है। पहली बात तो एज ए एंकर शायद इनको जानकारी नहीं है। एक मिनट, धार्मिक तौर पर इस बात डिबेट को आगे बढ़ाइए। के नाम से बनी है, ना कि हमारे शिव भगवान के नाम से बनी है। मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। चलिए, ये जो बाला साहब भगवान शिव सबके हैं, सबके हैं, किसी भी धर्म को लेकर कोई टिप्पणी नहीं है। अभिजीत, सबसे पहली बात, इन्होंने जो बात की शिवाजी महाराज, तो मेरे को उनको शायद पता होना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया। हमने भी अगर प्रभु शिव की बात की तो वहीं से मुझे भली भांति पता है क्या नहीं है। अब आप सुनिए 2-3 बातें। पहली बात ये आ जाती है कि मुझे बात नहीं समझ आई, बात इनसे की गई और वीरेंद्र सोनू जी को क्यों इतनी तकलीफ हो गई। मैं समझ सकता हूँ वीरेंद्र सोनू जी, आपकी मैं तकलीफ भली मैंने तो सच बयान किया मेरे भाई, जो आपने बीच किया में ना मैंने बोले, वही बताया। बीच में ना बोले। नहीं, मैंने जो आपने किया मैंने आपके सामने बताया। आपकी दिक्कत ये है, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको इस समय जो है कोई हाथ नहीं पकड़वा रहा। कभी आप फारूक साहब का हाथ पकड़ने जाते हैं, वो आपको नहीं हाथ पकड़ाते हैं। कभी आप पहुंच जाते हैं कांग्रेस का हाथ पकड़ने के लिए, वो आपको हाथ नहीं पकड़ाते हैं। कभी आप शिवसेना के पास पहुंचे, वो भी आपको हाथ नहीं पकड़ाएंगे। बेसिकली आज की डेट में आप दरबदर हो चुके हैं। तो आज की डेट में आपको कोई है ही नहीं जो आपको हाथ पकड़ाए, क्योंकि आपकी पार्टी का वर्चस्व खत्म हो चुका है। इसीलिए आप हर घर पे दरवाजा खटखटा रहे हो, कोई तो हमें पनाह दे दे। आपको कोई पनाह नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह के देशद्रोह के ऊपर चलकर, देशद्रोह जवाब इस पर ये पार्टी पनाह कोई नहीं दे रहा है, इसलिए अलग-अलग दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। जल्दी से आयशा जी 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करते हैं, फिर आराम से बात करें। बात ये आती है, जैसे आप बात करेंगे इसी तरह से, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पार्टी बनाई थी तब उस पार्टी का कोई वजूद था। आपने जो उसका हाल कर दिया वैसा ही हाल कर दिया जो बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना बनाई थी और आज इन्होंने हाल कर दिया। उन लोगों के लिए जो शिवसेना बनी गई कि आज उन्हीं की चालें बेचकर और अपने नेताओं के घर भरने वाली ये पार्टी, आज नेता लोगों की इनको फिक्र होना शुरू हो गई। बहुत जल्दी बीजेपी का भी यही हाल होने वाला, फिक्र ना कीजिए। आप पीडीपी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए। 2014 के अंदर आपने धारा 370 को अपने एजेंडे से हटा दिया था। मुझे पीडीपी पार्टी और शिवसेना की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। एक मिनट आप सुन लीजिए, मुझे पीडीपी पार्टी और शिवसेना की कोई समझ नहीं आ रही है। एक तरफ शिवसेना कहती है कि वो पीडीपी पार्टी के साथ नहीं है, गुप्कार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब पीडीपी पार्टी पर कोई बात आ रही है तो शिवसेना जवाब दे रही है, शिवसेना पर बात आ रही है तो पीडीपी जवाब दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि गोल किस तरह से चल रहा है। इन्होंने 2014 के अंदर एक करके बोल लीजिए। पीडीपी के साथ जब सरकार बनाई उस समय इन्होंने अपने एजेंडे से धारा 370 को हटाया था। बाला साहब जी ठाकरे को उस समय भी बहुत दुख पहुंचा था और उस समय असली चेहरा जनता के सामने आया था कि सत्ता की भूख किसको है, सत्ता की भूख किसको है। खाने वाली पार्टी के बाद ये चीजें सारी क्लियर होती गई। आज जो है कांग्रेस को बाला साहब ने कभी अपने घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दी, उस कांग्रेस के साथ आपने सरकार में अपनी आइडियोलॉजी देखिए आपने कहां पहुंचा कर रख दिया। अब आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी गुप्कार पीडीपी? देखिए ऐसे है कि रणनीति बिल्कुल साफ है आशा जी, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिस तरह से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जो बयानबाजी सामने आई है। देखिए कि आज भी पीएजीडी कायम है, पीडीपी पीएजीडी का हिस्सा है, गठबंधन हमारा मजबूत है। देखिए बातें होती रहती हैं, जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसको कितनी नहीं, तो तब है ना जब चुनाव होगा। चुनाव तो यहाँ मुझे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, इलेक्शन वाली तो बात ही नहीं है। और दूसरी बात है कि ये एक सीधी सी बड़ी बात है कि पीएजीडी सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बना है। हमारा मकसद कुर्सी नहीं है, हमारा मकसद 5 अगस्त 2019 से को जो हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है उसकी बहाली के लिए है। उसके लिए ठीक कहा मेरे मित्र ने कि वो मसला सुप्रीम कोर्ट में है, हमने कोर्ट में भी लड़ना है, हमने जनता की कचहरी में भी मसला वो लेके जाना है। हमारी एक सीधी सी बात है कि 5 अगस्त 2019 को
हक हकूक जो हमसे छीने गए हम उसकी बाली के लिए यासिर जी, जिस तरह से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि कुर्सी की कोई बात नहीं है, कुर्सी की दौड़ नहीं है, लेकिन अल्ताफ बुखारी बार बार दावा कर रहे हैं कि पीएजीडी के अंदर जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ महज कुर्सी के लिए हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल कुर्सी की लड़ाई है। आप देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी अलायंस हुआ, आप देखें बीजेपी पीडीपी अलायंस हुआ और शिवसेना और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाके किसी भी मुद्दे पर जाके एग्री तो हुई, तो ये सब कुर्सी के खातिर लड़ाई हो रही है। हम आज भी उसी बात पर स्टैंड है। कोई आवाम के लिए लड़ रहा, कोई आवाम के लिए नहीं लड़ रहा, कोई आवाम के लिए चिंता नहीं है, कोई आवाम के लिए। मैं पहले कह देता हूँ, देखिए बीजेपी चाहती है कि बाहर के वोटर, देखिए मैं आपको पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। देखिए पहले बात सुनिए, चाहते हैं आप बताइए, आप चाहते हो 25 देखिए मेरी बात सुनिए कि आप जो है लोगों को भटका रहे हैं, एक्चुअल मुद्दे जो है भटका रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में अगर आप लोगों की सरकार रही है, अगर आप लोगों ने आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों को 24 घंटे बिजली दी होती, पानी दिया होता, अस्पताल दिया होता, तालीम दी होती, तो आज ये क्यों नौबत आती? पीडीपी के नुमाइंदे भी यहाँ पर हैं और बीजेपी के नुमाइंदे भी हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि बीजेपी के नुमाइंदे खुद इस सवाल को उठाते, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं है। क्या बीजेपी के रथ को रोकने की पूरी तैयारी यहाँ पर विपक्ष कर रहा है? देखिए बीजेपी का रथ अपने आप ही रुकेगा और रोकेंगे लोग। हमने तैयारी जरूर करनी है, लोग इनसे खफाएं। आज जम्मू का मुझे बताइए कौन सा चौराहा है, कौन सा चरस्ता है जहां हड़ताल नहीं है, जहां धरना नहीं लगा, जहां लोग गिरफ्तारियां नहीं दे रहे, मुझे बताइए। अभिजीत जवाब दीजिए। मैं लास्ट में कंक्लूजिंग में इनके सभी के जवाब इकट्ठे दे दूंगा। जब इन्होंने पूछा क्या बीजेपी क्या चाहती है, मैं पूछना चाहता हूं कि बाला साहब ठाकरे क्या चाहते थे। जब यहाँ से कश्मीरी पंडित परिवारों को यहाँ से उनका उत्पीड़न करके यहाँ से अब वो अपने घर से दर-बदर हो गए, तो सबसे क्या किया बीजेपी ने उनको वापस पहुंचाने के लिए? आप हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, खुद भी जवाब दीजिए ना। 8 सालों के अंदर कौन सा एक आदमी जो वापस गया हो? मुझे बताइए, पहली बार हुआ है कि लक्षित हत्याएं वहां पर हो रही है, 100 दिनों से यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जल्दी से समय का अभाव है। रोजगार तहत के अंदर, अरे जिस मुद्दे को लेकर बात करना चाह रही हूँ उस मुद्दे तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सानी जी आपका भी, अभिजीत जी आपका भी, वीरेंद्र जी आपका भी और यासिर जी आपका भी। फिलहाल आपने देखा किस तरह से घमासान जो है वो जम्मू कश्मीर में मचता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर एक बयानबाजी की वजह से पूरी तरह सुर्खियां खबर जो है वो बटोरती रही है। अलग अलग नुमाइंदे आज जुड़े थे जो अपना अपना पक्ष सामने रखते हुए नजर आए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब देखना यह होगा कि गुपकार गठबंधन किस तरह से यहां पर बरकरार रहता है या नहीं, क्योंकि डीडीसी चुनावों में भी लोगों ने अपना भरोसा दिलाया था और उसके बाद यहां पर एक एक करके पार्टियां बिखरती चली गई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनावों के अंदर समीकरण क्या कुछ रहेगा, ये आने वाली तस्वीरें बिताना बहुत जरूरी थी कि आखिर किस तरह से हालात केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।